दोस्तों नमस्कार। जीएस सब कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज राज्य व्यवस्था में जो सीरीज आपकी चल रही है उसमें हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो राज्य का मुख्यमंत्री है। मित्रों, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वो जैसे एसएससी जीडी है, स्टेनोग्राफर है, या जैसे पुलिस या एसआई की वैकेंसी आ रही है उसके लिए है, या एमटीएस की परीक्षा आपकी होने जा रही है, या कोई व्यक्ति अगर वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहा है तो उन सभी के लिए वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसी सिलसिले में आपके साथ पहला सवाल शेयर करते हैं। वो देखें, ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री, आगे आपको 4 विकल्प दिया गया कि नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो मुख्यमंत्री की जहां तक बात है तो राज्य का मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाई कौन? उस राज्य का राज्यपाल। जो उस राज्य में गवर्नर बैठा हुआ है वही राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। इसके विषय में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं मित्रों। एक तो ये कि अनुच्छेद 163 163 राज्यपाल को बताता है कि वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। यहाँ पे मित्रों ये ध्यान में रखें, जब किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद उसका चुनाव परिणाम डिक्लेयर किया जाएगा, चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। चुनाव परिणाम में जो भी राजनीतिक दल यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन यानी अलायंस जिसको कि बहुमत मिलता है, यानी उस सदन में उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उन सीटों पे जिस भी राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है उसी बहुमत प्राप्त पार्टी के हैं या गठबंधन के हैं, अलायंस गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये लाइन आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस राज्य की विधानसभा में जिस भी पार्टी को या जिस भी गठबंधन को बहुमत मिला हुआ है उसी बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन का जो नेता चुना जाएगा उसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। कौन? उस राज्य का राज्यपाल। एक बात तो ध्यान में रखें, इसीलिए वहां पे उसको निर्वाचित या मनोनीत या चयनित नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं आगे, जैसे आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दें। जैसे आपको ये लग रहा होगा कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो तो चुनाव भी तो लड़ता हो, तो उसको आप निर्वाचित क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, होगा बेटा ये कि जैसे मान लें कि थोड़ी देर के लिए आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम यूपी से हैं, ठीक है, तो यूपी में विधानसभा की 403 सीट हैं, तो 403 सीटों पे चुनाव होगा। इसका मतलब 403 सीट भरी जाएगी, लेकिन ये 403 लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इन 403 में से किसी एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो जिस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा वह कौन होगा? जिसे उस राज्य की बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन की जो सदस्य हैं जिसे अपना नेता चुन लेंगे, तो वो आदमी क्या बनेगा? उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब चलें आगे। पूछा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, देख रहे हैं शब्द आ गया है फिर से। कौन इसको अपॉइंट करेगा? तो आपको हमने पहले से बताया, उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी बता दें। देखिए मित्रों, होता ये कि जो राज्य विधायिका है या यूं कह ले जो राज्य कार्यपालिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो संवैधानिक प्रधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ, संवैधानिक प्रधान, वो हमेशा ध्यान में रखें उस राज्य का राज्यपाल होगा, यानी गवर्नर होगा। ठीक है, और जो वास्तविक प्रधान होगा, रियल चीफ, वास्तविक प्रधान होगा, वो होगा हमेशा उस राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, अब चलें आगे। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वो मित्रों आपको पहले से बता दिया गया, वो है अनुच्छेद 163। कौन करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? कौन करेगा? तो आपको बताया गया उस राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है, राज्यपाल।
यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट, वही इसको अपॉइंट करता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पे। आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो मित्रों, अगर आप सीधे से इस सवाल का जवाब लेंगे कि मुख्यमंत्री क्या होगा, तो आपको बताया गया कि हमने अभी आपको बताया कि जो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ वो देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया सही, सी। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट दे दे मित्रों, वो जरा ध्यान दें। जैसे क्या कहा जा रहा है, विधानसभा के सदस्य होते हैं। मित्रों, एक चीज ध्यान में रखें कि चीफ मिनिस्टर, पहला सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, चूंकि राज्य चीफ मिनिस्टर राज्य में बैठेगा, तो जिस राज्य में आप बात कर रहे हैं, जिस राज्य की, उस राज्य में यह देखा जाएगा कि सदन की व्यवस्था कैसी है, सिस्टम ऑफ हाउस। ठीक है, सदन की व्यवस्था। अब अगर मान ले कि थोड़ी देर के लिए वो वहां पे केवल एक ही सदन है, यानी सिंपल हाउस है, एक सदन बनाया गया है, एक सदन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी होगी, वो विधानसभा होगी। ये भी हो सकता है कि वहां पे दोनों सदन हो, ठीक है, यानी टू हाउस सिस्टम हो। तो दोनों सदन होगा तो कौन कौन सा होगा, तो वहां पे विधानसभा होगी, विधान परिषदें होंगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो नियम क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है कि जो आदमी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो व्यक्ति उस राज्य में जो सदन बनाया गया है, उस सदन का सदस्य होना जरूरी है। अब अगर मान ले एक सदनीय व्यवस्था है, जिसका मतलब क्या हुआ, वहां पे विधानसभा होगी, तो उसको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन अगर मान ले कि उस राज्य में दोनों सदन है, यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो इन दोनों में से किसी एक का सदन होना, एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जिस समय आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उस समय सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण कर लेने के बाद 6 महीने के अंदर आपको इन सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है। अब हमने आपको पहले से बताया था कि किस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो आपको हमने बताया था कि चीफ मिनिस्टर वो आदमी बनेगा जिसे उस राज्य की विधानसभा में जो चुना हुआ है, जो पार्टी या जो गठबंधन है, जो अलायंस है, जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिला हुआ है, उसी बहुमत दल का जो सदस्य चुना जाएगा, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि बहुमत दल का सदस्य कैसे चुनेंगे, तो ये मित्रों ने ध्यान में रखें, अमूमन इसका निर्णय इस तरीके से लिया जाता है कि चुनाव परिणाम जब घोषित हो जाता है, तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। उसी विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाता है कि हमारे राज्य का नेता कौन होगा, और जिसको नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री चुना जाता है। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जब भी सरकार के गठन की बात आए, जब भी सरकार के गठन की बात आए, तो एक बात हमेशा ये ध्यान में रखें, सरकार से मतलब मंत्रिपरिषद के गठन की बात आए, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि बहुमत केवल, मेजॉरिटी केवल निम्न सदन में देखी जाती है, यानी लोअर हाउस में देखी जाती है। तो निम्न सदन में कौन आएगा, अगर मान लिया आप केंद्र की बात करेंगे तो पार्लियामेंट, लोकसभा आएगी, और राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलें आगे। पूछा जा रहा है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मित्रों, रियल चीफ कौन है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, उस राज्य का मुख्यमंत्री। आगे चले। हाँ, जहां तक राज्यपाल की बात है, तो ये मित्रों ध्यान में रखें, राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये संवैधानिक प्रमुख है। और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख हमेशा उस राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये राज्य का राज्यपाल है। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे, 6वें सवाल पे। पूछा गया, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संघारक और प्राणदाता कौन होता है। तो क्या लिखा गया, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संघारक या प्राणदायक। तो राज्य वो मित्रों कौन है, चीफ मिनिस्टर है। ये थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, आप उसके ऊपर ना जाएं। तो राज्य का मुख्यमंत्री है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि राज्य का राज्यपाल क्यों नहीं होता। तो एक चीज ध्यान में रखें मित्रों कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यानी पीएम को और
राज्य के सीएम को, इन दोनों लोगों को संविधान कुछ विशेषाधिकार देता है, जिसको आप कहते हैं प्रिविलेज। ठीक है, विशेषाधिकार क्या है कि मंत्रिपरिषद में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद में किसको शामिल किया जाए और किसको न किया जाए, किसको शामिल करें और किसको शामिल न करें, यह तय करने का जो अधिकार है ये केवल इन्हीं दोनों लोगों के पास होता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मान लें किसी राज्य के आप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस राज्य में एक आपकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी बनेगी। तो आप अपने साथ जो विधायक चुने गए हैं उसमें से किसको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ये आपका अपना विशेषाधिकार होगा। क्यों? इसलिए कि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। इसीलिए होता क्या है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने पद से हटते हैं तो ये कभी अकेले नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देगा तो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ रिजाइन देगा। क्यों देगा? इसलिए कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो इसी की मर्जी से चुने गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो चीफ मिनिस्टर की इच्छा से चुने जाते हैं। ये क्या है इनका? ये इनका विशेषाधिकार है। इसलिए राइट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री है। आगे, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। थोड़ा मित्रों इस सवाल को, राज्य व्यवस्था के सवाल को थोड़ा साहित्यिक रंग दे दिया गया है। सवाल का जवाब सीधा सा है, वो यही है। कौन? उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है। ठीक है, क्या मतलब क्या हुआ? इसी के नेतृत्व में राज्य अपने विकास की संभावनाओं को या विकास को के रास्ते पे आगे बढ़ता है। नीति निर्धारक यहाँ पे यही होता है, अपनी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ। आगे, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है मित्रों। बीच की कड़ी है, इंटरमीडिएटर है, तो कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा रहा है, जरा ये ध्यान में दें। जैसे मान लें अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में कड़ी कौन है, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम कौन करेगा? एक तरीके से कह लें सक्रिय मध्यस्थ कौन होगा? तो आपका जवाब होगा राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है। लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कड़ी का काम कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमने आपको क्या बताया था पिछले वाली वीडियो में कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो अध्यक्ष होगा, अगर वो केंद्र की मंत्रिपरिषद है तो पीएम होगा और राज्य की मंत्रिपरिषद है तो सीएम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है तो हमेशा उसकी अध्यक्षता इन्हीं दोनों में से कोई एक करेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी कौन है, तो सीधी सी बात है कि इनके बीच में कड़ी कौन होगा? जो चीफ मिनिस्टर है। अगर राज्य की बात हो रही है, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे राष्ट्रपति लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे कि मंत्रिपरिषद है, यानी केंद्र की मंत्रिपरिषद है, तो वहां पे कड़ी के रूप में कौन काम करेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? पीएम होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। क्लियर? आगे चले। अगला सवाल है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, देखिए सवाल आ गया मित्रों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमेशा ध्यान में रखें, अध्यक्षता हमेशा चीफ मिनिस्टर करेगा। एक सवाल आप कहीं पर नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और जितने भी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। कभी भी ध्यान रखें, जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मंत्रिपरिषद में मित्रों आप ये केवल ध्यान रखिएगा सवाल में कि किसके मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, यानी केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है या राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद है। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपका जवाब सीधा सा हमेशा होना चाहिए कि अगर मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की बात आ रही है तो अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद है तो हमेशा पीएम अध्यक्षता करेगा, अगर राज्य की मंत्रिपरिषद है तो हमेशा चीफ मिनिस्टर अध्यक्षता करेगा। इस सवाल को एकदम आप रट लें, सवाल अक्सर पूछा जाता है, वही आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है। चले आगे। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कौन होता है? और सवाल क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। मित्रों उसका जवाब है
ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री। अब आपको एक दो लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल दे देते हैं, प्लीज हो सके तो आप इसको नोट करते जाएं। एक, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंग्रेजी में देखें लिखा गया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आप इसको संक्षेप में कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कुछ फैक्ट याद रख लें। एक, एनडीसी के विषय में पहली बात यह ध्यान में रखें, इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 में, ठीक है, इसको सेटअप किया गया 6 अगस्त 1952 को। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, एनडीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था, वो क्या था कि पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना। नोट कर लें, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना, अप्रूवल देना। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना एनडीसी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आप अब जानते हैं कि 2015 से जब से नीति आयोग बनाया गया तो योजना आयोग को हटा दिया गया। तो योजना आयोग को हटा देने के बाद ये बॉडी भी अब लगभग अप्रासंगिक हो गई है, इररिलेवेंट हो गई है, ठीक है। तो आप पहला फैक्ट याद रखें, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी को बनाया गया। एनडीसी का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना, उसका अप्रूवल करना। दूसरा पॉइंट याद रखें। तीसरी बात मित्रों ये ध्यान में रखें, एनडीसी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उसमें जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता था वही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। पदेन सभापति कहते, एक्स ऑफिसियो चीफ, पदेन सभापति, ठीक है, होता था इसका। और दूसरी बात यह ध्यान में रखें कि एनडीसी के जो मेंबर होते हैं इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते थे। अब आपको आंसर मिल गया होगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है? एनडीसी की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो आप क्या बताएंगे? उस राज्य का मुख्यमंत्री। अब चलिए आगे, मतलब राइट आंसर आपको बता दिया गया, चीफ मिनिस्टर है। अगला सवाल है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका सीधा सा जवाब है मित्रों, विधानसभा के प्रति। अब इसका थोड़ा सा आपको एक लाइन में हम डिटेल दे देते हैं। देखिए मित्रों, एक चीज ध्यान रखें, इस फैक्ट को भी आप कहीं पे नोट कर लें। यह सवाल आपसे छोटी मोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका जवाब क्या है हम आपको देते चलते हैं। देखिए एक बात ध्यान में रखें मित्रों, जब कभी भी उत्तरदायित्व की बात आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, तो उत्तरदायित्व किसका होगा? जो सरकार चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके राज्य का या इस देश का जो प्रधानमंत्री, यानी राज्य का जो चीफ मुखिया है वो मुख्यमंत्री हुआ, और जो देश का प्रधानमंत्री वो मुखिया है वो कह लें कि भारत का प्राइम मिनिस्टर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लें आप केंद्र की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लें अगर आप राज्य की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य का चीफ मिनिस्टर और उसकी मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आप एक दो बात ध्यान रखें, यहीं पे आपसे क्या सवाल पूछा जाता है कि सवाल क्या है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। यानी पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद किसके लिए? केंद्र के लिए। राज्य के लिए क्या हुआ? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। जब आपसे कभी उत्तरदायित्व पूछा जाए मित्रों तो ये उत्तरदायित्व दो तरीके का होता है। एक, पहली बात ध्यान में रखें, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है। और दूसरा क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अब ये ध्यान में रखें, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हमेशा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा राष्ट्रपति के प्रति होगी, और अगर मान ले राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल की बात राज्यपाल के प्रति होगी। एकदम रटा रटाया सवाल है, कभी गलत नहीं होता, लेकिन सवाल बार बार रिपीट किया जाता है। लेकिन अगर आपसे सामूहिक यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए तो हमेशा एक लाइन का जवाब याद रखें, निम्न सदन के प्रति होगा, निम्न सदन के प्रति होगा, ठीक है। निम्न सदन यानी जो लोअर हाउस है। तो निम्न सदन में कौन कौन आएगा मित्रों?
आप जानते हैं, केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्य की बात आएगी तो राज्यों की विधानसभाएं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। सवाल क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान दें, ये चीज आप नोट कर लें कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। अब क्या पूछा जा रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य ये हो गया, मुख्यमंत्री ये हो गया, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? हमने आपसे क्या बताया था कि यहां पे आपसे जो उत्तरदायित्व का सवाल पूछा जा रहा है मित्रों, वो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निम्न सदन के प्रति, तो यहां पे क्या होगा, राज्य की विधानसभा। आपका सीधा सा जवाब क्या हो गया, राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन अगर मान ले थोड़ी देर के लिए अगर यही सेंटर के लिए सवाल पूछा जाता यानी केंद्र सरकार के लिए, तो आपका जवाब क्या होता कि वो केंद्र का, यहां पे सवाल क्या लिख दिया जाता, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, तो आपका जवाब क्या हो जाता कि वो लोकसभा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया मित्रों, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट, आगे चले। पूछा जा रहा है आपसे राज्य का मुख्यमंत्री। अब आगे आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प आपको यह दिया जा रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। अब अगर मान लें मित्रों इसको आप जवाब लेना चाहते हैं तो जरा सोचें क्या जवाब हो सकता है। चलें एक बार चर्चा करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही, कहा जा रहा है मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। मित्रों ऑप्शन गलत है, इसलिए कि एक राज्य के मंत्री को या विधायक को कितना वेतन मिलेगा, इसको राज्य विधानमंडल, संविधान हमारा क्या कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है कानून बना के पास करता है, और जो कानून वो तय बनाते हैं उसी कानून के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, या यूं कह लीजिए वहां के उस राज्य के जो विधायक हैं, एमएलए, उनको वेतन दिया जाता है। तो पहले ये ऑप्शन गलत है। फिर क्या कहा जा रहा है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। मित्रों ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद की शक्ति क्या होगी, क्या शक्ति नहीं होगी, ये संविधान तय करेगा। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मित्रों ये भी गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं, उस राज्य का राज्यपाल करता है। आगे क्या पूछा जा रहा है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं आप, चुनाव जीत के आते हैं, बहुमत दल की जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है उनकी बैठक बुलाई जाती है, इसके बाद चुने जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी सही है, आपको जो विकल्प दिया गया है। अब चलें आगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्गीकरण किया गया है, या यूं कह लें परिभाषित किया गया है। मित्रों इसका जवाब है 167। ठीक है, इसी में यह बताया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या होगा, उसी का डिटेल दिया गया है। अब चलें आगे। निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का भाग नहीं माना जाता। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषदें हैं और मुख्यमंत्री है। मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा, ए ये यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसे, चलें आपको इसका थोड़ा सा डिटेल देते हैं। देखिए मित्रों, जैसे जब आप संसद की बात करते हैं यानी पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। तो आप क्या बताते हैं, उस भारत का राष्ट्रपति एक यानी जो प्रेसिडेंट है, फिर आप क्या कहते हैं लोकसभा, फिर आप क्या कहते हैं राज्यसभा यानी जो अपर हाउस है। ठीक है, तो संसद के 3 अंग में कौन कौन से हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है, निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है यानी अपर हाउस है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप कभी राज्य की बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल के भी इसी तरीके से 3 अंग है यानी 3 हिस्से हैं। कौन कौन से, इसको आप इस तरीके से समझे, जैसे यहां पे राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल होगा यानी गवर्नर है। ठीक है, यहां पे निम्न सदन क्या है, लोकसभा, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है।
यहाँ पे उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। तो यहाँ राज्यों में उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषदें हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 3 अंग ये हुए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विधानमंडल का भाग नहीं है, तो राज्यपाल विधानमंडल का भाग है, ठीक है, विधानसभा उसका भाग है, विधान परिषद उसका भाग है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री उसका भाग नहीं है। तो राइट आंसर आपका मित्रों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे, सवाल है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन वहां का चीफ मिनिस्टर हुआ था, पहला चीफ मिनिस्टर कौन हुआ था। तो मित्रों, वहां के जो पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे मध्य प्रदेश के, वो थे रविशंकर शुक्ला। ये वहां के पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। आपको इतना बताते चलें कि ये 1956 में चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जब राज्यपाल बनाए गए थे। नवंबर 1956 से लेके और दिसंबर 1956 तक, ज्यादा समय तक नहीं थे, अपनी मृत्यु तक ये अपने पद पे थे। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सी। अब चलें आगे, आपका अगला सवाल है अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, सवाल बड़ा मित्रों दिलचस्प है। इसमें जो आपसे समय पूछा गया है मित्रों, वो देखिए अगस्त 2019। अगर आप यहां तक की बात करेंगे तो पवन कुमार चार्मलिंग, इनके पास ये रिकॉर्ड था, जो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और ये बात बड़े ताज्जुब की बात है कि 1994 से लेकर के 1994 से लेकर के और 2019 तक कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, कहां के रहे हैं, मतलब किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे? सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम हमारे यहाँ का एक राज्य है। आप इसको मित्रों जानते हैं कि यूपी में, भारत में जो राज्य हैं, जब आप कहते हैं ना कि भारत राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो 28 राज्य पढ़ते हैं और हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं। इन 28 राज्यों में से जो विधानसभा की जो सीटें रखी गई हैं, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट मैक्सिमम जो है वो यूपी में। कितनी है? 403। ठीक है, और जो सबसे कम सीट रखी गई है वो सिक्किम में, मात्र 32 सीट है। क्लियर? इसी सिक्किम के यहां पे बात हो रही है। और पवन कुमार चार्मलिंग जी, जो पार्टी जो इनकी थी, उसका नाम था सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी या फ्रंट कह लें उसको, एसडीएफ बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1994 से लेकर 2019 तक। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था वो इनके नाम हुआ करता था, जो ज्योति बसु है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। शीला दीक्षित जी ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं ये। और आप ये समझ लें कि इन्होंने 3 कार्यकाल पूरा किया है। 3 कार्यकाल। आप, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 1998 से लेके और लगभग 2013 तक शीला दीक्षित ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, यानी उन्होंने हैट्रिक लगाया है वहां पे। तो ये कांग्रेस की थी। ये पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है जिसको आप कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वामपंथी दल है, तो उस पार्टी से आया करते थे। जयललिता जी है जो है, ये तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी ये। अब तो इनका स्वर्गवास हो गया है। तमिलनाडु की थी और इनकी पार्टी का नाम था डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्लियर? तो आपका राइट आंसर हो गया पवन कुमार चार्मलिंग। चलते हैं आगे हम लोग। पूछा गया बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मित्रों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अब अगर मान ले थोड़ी देर के लिए अगर आप इनका डिटेल लेना चाहते हैं, तो ये 1946 से लेके 1961 तक, 1946 से लेके 1961 तक ये बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, काफी सजग राजनेता माने जाते हैं और बिहार के को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है डॉक्टर श्री कृष्णा का। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मित्रों उनका नाम है EMS नंबूरीपाद। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे।
अगला सवाल आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ठीक है, सर्वप्रथम कहां पे? किसी राज्य में। मित्रों वो यूपी है। ठीक है, आप जानते हैं कि यहां पे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जी चीफ मिनिस्टर बनी थी ये, और शुरू में इनका नाम सुचेता मनोहर था। सुचेता मनोहर इनका शुरू में नाम था। ठीक है, ये यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी है, और यूपी की चीफ मिनिस्टर बनने वाली सुचेता कृपलानी का जो समय रहा है, ये मित्रों इनका समय था 1963 से लेके और 67 तक ये यूपी की चीफ मिनिस्टर रही हैं। क्लियर? अब चलें आगे हम लोग। पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? तो आपको पहले से बताया गया ये यूपी की थी, और टाइम आपको बता दिया गया 1963 से लेके 67 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मित्रों आगे। अगला सवाल आपका, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बना? आपको पहले से बता दिया गया, वो सुचेता कृपलानी जी हैं, और ये कहां पे बनी थी? यूपी में। ये छोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है मित्रों, इसलिए आप इसको नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग आगे। जैसे जहां तक बाकी लोगों का जो नाम रखा गया है मित्रों, वो ध्यान में रखें, उनका डिटेल आगे वाले सवालों में हो सकता मिले, तो हम आपको डिटेल देते हैं। आगे, ओडिशा की पहली मुख्यमंत्री कौन था? तो अगर आप ओडिशा की पहली मुख्यमंत्री देखेंगे तो मित्रों इसका जवाब होगा नंदिनी सतपथी, यानी ये। ठीक है, और नंदिनी सतपथी थी 1972 से लेके 75 तक, 1972 से लेके 75 तक ये कहां की चीफ मिनिस्टर रही? उड़ीसा की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। सवाल पूछा गया आपसे, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? क्या पूछा जा रहा है? भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली पहली दलित महिला कौन है? वो मित्रों आप जानते हैं, वो मायावती जी हैं। ये ठीक है, मायावती जी कहां पे चीफ मिनिस्टर बनी? यूपी में। ठीक है, पहली दलित चीफ मिनिस्टर बनी है ये, पूरे अगर आप देश की बात करेंगे तो दलित सीएम है ये। और मजे की बात यह है कि मायावती जी यूपी में एक बार दो बार नहीं 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो चारों बार का इनका जो समय है वो समय क्या है, तो उसको हम आपको डिटेल देते चलते हैं। अब अगर इसका आप डिटेल लेना चाहते हैं कि यूपी में चीफ मिनिस्टर वो कब बनी है, तो मित्रों पहली बार वो बनी थी 1995 में, फिर वो बनाई गई 1997 में, इसके बाद वो बनी थी 2002 में, और फिर वो बनी थी अंतिम बार 2007 में। ये 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है मायावती जी, और जब 2007 में रही तो उनका कार्यकाल चलता है 2012 तक। ठीक है, ये जब ये 95 में यूपी की पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी, तो मित्रों ये ध्यान में रखिएगा कि उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये दक्षिण भारतीय थे ये, और ये भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री माने जाते हैं, पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हैं। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, जब मायावती जी 1995 में यूपी की पहली बार दलित चीफ मिनिस्टर बनी, या यूं कह लें पूरे देश की पहली बार दलित चीफ मिनिस्टर 95 में बनी, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया कि ये लोकतंत्र की वास्तविक जीत है। लोकतंत्र की वास्तविक जीत है, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री
कभी नहीं बना है। सवाल मित्रों बड़ा दिलचस्प है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं कि जिसमें कोई महिला चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, तो मित्रों वो महाराष्ट्र है। ठीक है, रही बात जैसे तमिलनाडु के लिए, तो आप मित्रों जानते हैं कि यहाँ पे जे जयललिता चीफ मिनिस्टर रही हैं और एक लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रही है, ये महिला थी। ठीक है, और इनकी जो पार्टी का नाम था वो हमने आपको बताया था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, राजस्थान में आप जानते हैं कि वहां पे वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर रही हैं, ये बीजेपी से आई हैं। ठीक है, यूपी में हमने आपको बता ही दिया कि मायावती जी थी। महाराष्ट्र में कोई भी महिला चीफ मिनिस्टर अभी तक नहीं बना है। चलें आगे। सवाल है सुमेलित करने के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया जा रहा है। देखें यहाँ पे प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो जैसे अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें क्या कूट सही है, तो यूपी में सुचेता कृपलानी जी थी, बिहार में राबड़ी देवी जी थी, मध्य प्रदेश में उमा भारती बनाई गई थी। और उमा भारती जब मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी तो मित्रों वो बीजेपी के पार्टी से आई थी वो। और राजस्थान में हमने आपको पहले से बताया था वसुंधरा राजे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर आप जैसे बाय द वे अगर आप पार्टी का नाम जानना चाहते हैं तो सुचेता कृपलानी जी ये कांग्रेस से थी, सुचेता कृपलानी जी ये कांग्रेस से थी, ये कांग्रेस पार्टी से। रही बात जैसे राबड़ी देवी जी का नाम रखा गया है, तो राबड़ी देवी जी के विषय में आप जानते हैं कि ये लालू यादव जी की धर्मपत्नी है और इनके पार्टी का नाम है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये इनकी पार्टी का नाम है। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी चीफ मिनिस्टर बनती हैं और ये बीजेपी से आई थी ये। ठीक है, और वसुंधरा राजे भी ये बीजेपी से हैं। ठीक है, राइट आंसर आपको दे दिया गया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आपका अगला सवाल है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मित्रों थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो उसका जवाब है 12। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं, बहुत ही दिलचस्प चीज है। कुछ फैक्ट आपको बताएं मित्रों। एक बात ये ध्यान में रखें कि संसद ने यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक अधिनियम पास किया था, एक अधिनियम पास किया। उसी अधिनियम में एक व्यवस्था डाली गई कि जब कभी भी केंद्र में कोई मंत्रिपरिषद बनेगी, यानी जब कभी लोकसभा की बात आए तो उसमें एक व्यवस्था डाली गई कि अगर केंद्र में मंत्रिपरिषद बनाई जा रही है तो केंद्र में मंत्रिपरिषद जब बनाई जाएगी तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/15 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि राज्य की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य में जो विधानसभा की जो सीट है उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/15 से अधिक नहीं हो सकते, से अधिक नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हैं 15% है। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ, अब जरा सोचिए, जैसे मान लें कि केंद्र में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। अब आपसे क्या जा रहा है कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि 15×5=75, यानी 100 में 15 तो 500 में 75, लगभग इसका निकालेंगे तो आपका औसत आ जाएगा ये लगभग 81-82 के आसपास। ठीक है, अब ये ध्यान में रखें मित्रों, अगर आपसे अधिकतम सदस्य संख्या मंत्रियों की पूछी जा रही है तो अब आप क्या बताएंगे, सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। लेकिन अगर मान ले कि राज्यों की बात हो रही है और राज्य में छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे अभी आपको बताया गया सिक्किम में विधानसभा की केवल 32 सीट है, तो वहां पे ये फार्मूला नहीं चलेता। वहां पे क्या क्या चलेगा कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, 12 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है,
ये ध्यान रखें 12 की बात हो रही, 12% की नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती और अधिकतम कितनी होगी, आपको बताया गया उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसके 15% से अधिक नहीं। अब आपको एक उदाहरण और दे देते हैं, आप जरा ध्यान दें। जैसे यूपी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403, क्लियर। अब अगर मान ले आपसे पूछा जाए कि यूपी की विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 403 का आप 15% निकाल लेंगे, लगभग कितना आ जाएगा, आप ये कह सकते हैं लगभग 61 यानी 62 के आसपास, जिसमें कि राज्य की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री शामिल है और सेंटर की बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। एक बात ये ध्यान में रखें, जो दिल्ली राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो इसका अपवाद है, वो एक्सेप्शनल कंडीशन है। तो राइट आंसर होगा आपका 12।